गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में 2024 के जो हमारे सैंपल पेपर है सीबीएसई का मैथ्स का, उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ए एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है m इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, और जो ऑर्डर 2 का मतलब है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अब देखिए मैट्रिक्स तो गिवन ही है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैट्रिक्स बनाना है ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा? यह पहला एलिमेंट होगा A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारा स्टैंडर्ड बनना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब अगर आप देखें तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा बना है, इसके अंदर हमारा क्या चीज बराबर है? यानी ए आई जे में आई इक्वल टू जे कहाँ है? क्योंकि क्वेश्चन में दिखा है ना, वेयर आई इज इक्वल टू जे इट इज 0। तो देखिए ये वाला जो A11 है और ये जो A22 है, इन दोनों केसेस में हमारा ए आई जे, इन दोनों केसेस में हमारा आई जे इक्वल टू क्या है? इन दोनों केसेस में आई जे में हमारा आई इक्वल टू जे है। आई इज इक्वल टू जे है। ठीक है, तो क्या किया जाए? इसको हटा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए को अगर हम लिखना चाहें तो ए कैसे लिखेंगे बच्चों? बताओ। ए को अगर हम लिखना चाहें तो ए को क्या लिखना चाहिए? A11 का मतलब है इक्वल है, इक्वल का मतलब है 0, 1 2 का मतलब नॉट इक्वल, तो ये है 1, ये है 0, ये है 0 और ये है 1। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि हमारा कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये कहते हैं कि ए का स्क्वायर निकालना है। तो वैसे तो हमें पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं या कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एक आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से, तो हमेशा इक्वल टू आइडेंटिटी ही आता है। फिर भी करके देख लेते हैं एक बार। ये है 0 1 1 0, 0 1 1 0। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 2 बाय 2 का है, ये हमारा 2 बाय 2 का है, तो अल्टीमेटली ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तो अल्टीमेटली प्री मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और पोस्ट के नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे, यानी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 × 0 प्लस 1 × 1, 0 × 1 प्लस 1 × 0, 1 × 0 प्लस 0 × 1, और 1 × 1 प्लस 0 × 0। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या बन गया? 1 0 0 1, 1 0 0 1। ठीक है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। तो अब देख लीजिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी। तो यानी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारी आ गई डी। करेक्ट ऑप्शन आ गई डी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस। अब अगर ए और बी हमारे इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो उस केस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब यहाँ बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। अब देखिए इन्होंने आपसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब है कि आपको अल्टीमेटली क्या देखना है? नॉट करेक्ट का मतलब है कि आपको इसमें से देखना है कि इनमें से 4 में से 3 करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट को हमें देखना चाहिए। अब यहाँ पहले तो एक बात ये समझिए कि इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। ये कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix of order m, and if there
exist another square matrix B of the same order M, ठीक है। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ में एक और स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और दोनों का ऑर्डर एम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ये कहते हैं कैसे सेम है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी से, बी को मल्टीप्लाई करें ए से, तो वो अल्टीमेटली हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहना चाहिए, देन बी इज कॉल्ड एज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए and is denoted by a माइनस वन टू द पावर माइनस वन, ठीक है। अब लेकिन आप कहेंगे कि सर हम तो बात कर रहे थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, तो अब मैं बताता हूं इन सच केस a is said to be invertible, ठीक है। तो यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल कब होगा, ये समझ में आ गया। अब आइए जरा अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिसेस, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके सभी को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी और ए बी का क्या है, ए बी इनवर्स ये दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये है कि ये जो इनवर्स है बी के ऊपर है या ए के ऊपर है या दोनों के ऊपर है, तो इनवर्स सिर्फ बी के ऊपर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इनवर्स, और इसको बी इनवर्स है तो इसे 1/a लिख सकते हैं। तो यानी अल्टीमेटली हो गया डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी इनवर्स, यानी दोबारा लिखें तो डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट यहाँ नीचे इनवर्स नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी। तो इसका मतलब ये वाली जो ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, तो ये तो करेक्ट है। करेक्ट का मतलब है कि इट इज नॉट अवर आंसर, ठीक है। अब आइए जरा सेकंड वाले को देखते हैं, बी। दूसरे वाले में वो कहता है कि ए बी का मिलाकर इनवर्स है, देखिए ध्यान से। अब उसने ब्रैकेट बना दिया ए बी का मिलाकर इनवर्स है। एक बात बताओ, अगर ए बी का मिलाकर इनवर्स है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/ab, डिटर्मिनेंट 1/ab, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और डिटर्मिनेंट 1/ab को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। क्या हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, बिल्कुल यही दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हुए। अब एक बार सी को देख लेते हैं। सी में क्या कहता है, सी में कहता है ए बी इनवर्स। तो ये तो हमें पता है, प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स, अगर हम करेंगे तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरी करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब तीन ऑप्शन अगर मेरी करेक्ट हैं और क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन देखनी है, तो जो डी ऑप्शन है वही इनकरेक्ट होगी। वैसे भी हमें पता है कि ए प्लस बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स नहीं होता, ठीक है। ये इनकरेक्ट है, अब क्वेश्चन में मेरा आंसर करेक्ट कब होगा, क्वेश्चन में मेरा आंसर करेक्ट तब होगा जब मैं इनकरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, बाकी सब तो हमारी करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना बच्चों, लेकिन मैंने पहले आपको बताया इन्वर्टिबल क्या है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया कि आप कैसे समझेंगे इसे, ठीक है। अल्टीमेटली ये सब चीजें तो आपको आती हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के
फाइंड देन द वैल्यू ऑफ के विल बी। अब देखिए इस केस में बच्चों एक बार मैं चाहूंगा कि हम याद करें, ठीक है। हमें सिर्फ ये सैंपल पेपर नहीं करना, हमें एक तरह से जो कॉरस्पॉन्डिंग टॉपिक है उसे रिवाइज करना है। तो मुझे लगता है कि जब हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की बात करते हैं और वो भी किस में करते हैं, मैट्रिसेस की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अगर दिया हुआ है और मैं आपसे कहता हूँ इसका एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है जब मुझे वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और वर्टिसेस दिए हुए हैं सपोज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये मुझे 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और मुझे एरिया निकालना है। तो याद करें हमने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मुझे एरिया निकालना है, 3 बातें बताऊंगा इसमें। पहली बात तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया निकालते हैं। ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ लिख लेते हैं ये फिक्स है 1 1 1। इसका मतलब ये जो थर्ड कॉलम है ये तो फिक्स है, और फर्स्ट कॉलम में x के कोऑर्डिनेट्स और सेकंड कॉलम में y के कोऑर्डिनेट्स तीनों वर्टिसेस के ले लो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई खास बात और ध्यान रखनी है, बिल्कुल रखनी है। जब इसका आंसर आएगा जब इसका आंसर आएगा तो कंसीडर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, क्योंकि एरिया है, कंसीडर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। और दूसरी बात, जो भी आंसर मेरा आएगा उसका आंसर आएगा इन स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा एक और रिवाइज करते हैं। अगर मुझे एरिया गिवन है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एरिया गिवन होता है, इफ एरिया इज गिवन। अगर एरिया गिवन होता है देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों को देखना है। इसका मतलब जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा हाफ, ठीक है, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ गई 1 1 1, ऐसे तो निकालते हैं एरिया। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो ये प्लस माइनस गिवन फिगर आ जाएगी, ठीक है, गिवन फिगर आ जाएगी। ये याद रखना, इससे यानी 2 आंसर आएंगे। हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, गलती ना हो जाए। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको कहा कि एक और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। बताओ क्या होगा, अगर मेरे 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उसका मिलाकर एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ये प्रूव करना है ना बच्चों कि 3 मेरे पॉइंट हैं, वर्टिसेस हैं, और ये वर्टिसेस जो हैं वो ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे केस में मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, उनका हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट निकालें और ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहता है इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि अगर एरिया मुझे गिवन है तो मुझे दोनों वैल्यूज को लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज को भी लेना है और नेगेटिव वैल्यू को लेना है। तो इसका मतलब गिवन क्वेश्चन में जब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन तो मुझे क्या कहना चाहिए कि एरिया एरिया निकालने का तरीका क्या है, हाफ ऑफ, अब इसके वर्टिसेस कौन से हैं, -3 0 3 0 और 0 के, और ये तो होता है हमारा 1 1 1 फिक्स है। तो वो कहता है कि ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, तो ये +-9 के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, +-9। याद रखना यहाँ जो इंपॉर्टेंट, यहाँ जब आंसर लोगे, वैल्यू लोगे तो प्लस माइनस लाइन लेंगे, 9 कहाँ है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे मैं किसी के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं करता हूँ एक्सपेंड करता हूँ थ्रू मैं एक्सपेंड करता हूँ थ्रू कॉलम 2 से एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि 2 0 है तो वो एक ही फिगर से काम चल जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा हाफ ऑफ माइनस के हाफ ऑफ माइनस के। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जल्दी नहीं करता, मैं यहाँ पर इसका माइनर ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैं जल्दी नहीं कर रहा, मैं इसका माइनर लिख देता हूँ। तो इसका माइनर क्या होगा, सोचो जरा। के का मतलब है कि हमारी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, नहीं थर्ड रो और सेकंड कॉलम चले गए, तो बचा कितना, -3 1 3 1, ठीक है, ये आ गया। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये +-9 के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब -के इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 × 1 -3
और -3, ये इक्वल टू है प्लस माइनस 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18 हो गया, ठीक है। तो -k इंटू -6 इक्वल टू प्लस माइनस 18, इसका मतलब 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस 18, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 18/6, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6 3 3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इससे रिलेटेड तीनों बातें आपको बता दी। तो यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है +-3। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं बनाता तो इसके अंदर एक ऑप्शन में लिखता 3 की, ताकि बच्चा उस ऑप्शन को ले, क्योंकि इसमें 3 तो कहीं और है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट ही बी ऑप्शन आता है, समझ गए ना। क्योंकि इससे एक बात चेक होती है कि खाली +3 लिया है, तो क्या उसको लेना है, तो आंसर होता नहीं, हमें +-3 को लेना है। तो कह रही इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ था, तो +-3 आपने आंसर ले लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि अगर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का केस हो, मैट्रिसेस के थ्रू निकालना हो, डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालना हो, तो क्या करना चाहिए, तो उस केस में एरिया होता है 1/2 ऑफ कोऑर्डिनेट्स ले लो और 1 1 1 थर्ड कॉलम में फिक्स है, आंसर जो आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू लो। अगर एरिया दिया हुआ है तो उसको प्लस माइनस करके फिर वैल्यू निकालो, और अगर मुझे देखना है कि 3 कॉलिनियर पॉइंट है तो उसकी वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है के एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और एक्स दिया हुआ है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, मुझे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो पहले तो एक बात बताओ कि जो मुझे दिया हुआ है शुरू में, जो दिया हुआ है मॉडुलस एक्स, आपको लगता नहीं कि मॉडुलस मॉडुलस एक्स जो दिया हुआ है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, इस जगह इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों नहीं है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स, और या फिर ये एफ एक्स की वैल्यू है 3। ठीक है, कंडीशन दे दी इन्होंने, ये कब है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और ये कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा एक्स लेस देन 0 है तो एक्स की वैल्यू माइनस है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, के इंटू माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, मॉडुलस में माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एक्स, माइनस के एक्स अपॉन एक्स। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई माइनस के, बात खत्म, क्योंकि के से के कैंसिल हो गया। आप समझे मेरी बात, इसका मतलब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई क्या कर लिया कि ये जो लिमिट्स है ना मेरी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी माइनस के, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3, खत्म बात। अब वो मॉडुलस का चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि मॉडुलस मैंने देख लिया, अगर माइनस होगा तो वैल्यू क्या होगी, हमने देख लिया। अब मुझे बताओ एक बार डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की बच्चों डेफिनेशन क्या होती है, एक बार सोचे जरा, हमने पढ़ा हुआ ये सब, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू यानी f0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉन्टिन्यूस चेक करना है, कब, x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं कि देयर इज ए, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, अच्छा ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी, फाइनाइट क्वांटिटी होगी। तो जरा बताना जरा LHS कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी माइनस वाली साइड से, तो ये आ जाएगा 0 माइनस, और अंदर क्या आना चाहिए, फंक्शन एक्स, मैंने ऐसे ही बताया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले ना ऐसे लिख लिया करो, राइट हैंड लिमिट लिख लो, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और अंदर लिख लो एफ एक्स यानी फंक्शन। अभी मैंने फंक्शन लिखा नहीं है, अभी मैंने फंक्शन लिखा नहीं है, अभी तो एक तरह से डेफिनेशन टाइप ही लिखी है। अब मैं फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर मेरा एक्स 0 से कम है तो मेरा फंक्शन है के एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, जिसको मैंने रिड्यूस करके माइनस के कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के, और यहाँ तो दी हुई है +3, यहाँ तो दी हुई है +3। अब मुझे एक बात बताओ कि f0 की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है ना। f0 का मतलब है कि अगर 0 है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी वैल्यू 3 है, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारा कॉन्टिन्यूस है, क्वेश्चन कहता है ये कॉन्टिन्यूस है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि सिंस,
function is, since function is continuous at x equal to 0, क्योंकि मेरा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो क्या होना चाहिए? तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि माइनस के शुड बी इक्वल टू 3, शुड बी इक्वल टू 3। इसका मतलब के की वैल्यू आ गई -3, के की वैल्यू आ गई -3। बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इस केस में आपसे पूछता हूं कि हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे चले, एक बार देख लीजिए इसे। क्वेश्चन करने का यही तरीका है। तो ये हुआ हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं लाइन दी हुई है, लाइंस, दो लाइंस दी हुई है, और ये कहता है वेयर लेमडा एंड म्यू आर स्केलर्स। पहली बात तो देखिए कि क्वेश्चन में जो हमें लाइंस गिवन है, ये हमें किस फॉर्म में गिवन है? ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है या स्केलर फॉर्म में गिवन है? तो ये हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वैसे तो मैं डायरेक्ट इससे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइन गिवन है तो ये होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। अब ये जो वेक्टर ए होता था, ये कौन सा वेक्टर होता था बच्चों? ये होता था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन लाइन। जो लाइन पर मेरा पॉइंट लाई करता है उसका पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है। और ये क्या होता था? ये पैरेलल वेक्टर होता था, ये होता था मेरा पैरेलल वेक्टर। तो वैसे तो देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि लाइंस मेरी क्या क्या हो सकती हैं, तो लाइंस मेरी परपेंडिकुलर हो सकती हैं, लाइंस मेरी पैरेलल हो सकती है, ठीक है, लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, और अगर ये कुछ नहीं है तो लाइंस मेरी स्क्यूड होती है। ठीक है। लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना, वो मल्टीपल चॉइस में नहीं पूछा जा सकता। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा आसान होना चाहिए, क्योंकि ये तो एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे एक बात बताओ जरा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या ये स्क्यूड है, पैरेलल है, क्या है? तो इसके लिए देखो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने एक तरीका बताया था। आप पहले ले लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, और फिर रेशियो ले लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन अपॉन डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। ठीक है। मेरे पास आई कैप, जे कैप और के कैप, इनकी वैल्यूज गिवन है। तो क्वेश्चन में देखिए जो हमें गिवन है, फर्स्ट लाइन हमारी है आर कैप इक्वल टू, नहीं आर, वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर आर का मतलब फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज कहां से आएंगे? इसके तो आएंगे 2 3 -6, और दूसरे वाले के क्या है? 6 9 और -18। तो हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं। 2/6, 3/9, -6/8, ये आ गया 1/3, 1/3, 1/3। क्योंकि मेरी रेशो, क्योंकि मेरी रेशो ऑफ डायरेक्शन रेशो सेम है, सेम अमाउंट है, 1/3 आ रहा है, तो इसीलिए ये लाइंस मेरी क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर आ गया, ऑप्शन डी पैरेलल। ठीक है। यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी आ गया पैरेलल, यानी लाइंस हमारी क्या होनी चाहिए? यानी ये लाइंस हमारी पैरेलल है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें ना अगर आपको एक कंफ्यूजन है तो हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मेरी लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होती, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये हम नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती, ठीक है, तो कोइंसिडेंट होती तो इसका मतलब है वो ओवरलैपिंग लाइंस है, इसका मतलब वो ओवरलैपिंग लाइंस हैं। यानी उस केस में वेक्टर b1 और वेक्टर b2 सेम होने चाहिए। अगर ये मेरी पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस मेरी पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर्स b1 एंड b2 शुड बी द सेम, शुड बी सेम, ये सेम होनी चाहिए। अगर मेरी लाइंस हमारी, अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? अगर लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो उस केस में जो b1
डॉट B2 है, वेक्टर B1 और वेक्टर B2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो स्क्यूड होती है। ठीक है। अच्छा, मैंने ना इंटरसेक्टिंग का आपको क्लास में बताया था, वो बहुत लंबा तरीका है, वो एक नंबर में पूछा नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिग्री, अरे ये तो बहुत ही आसान चीज है, डिग्री निकालनी है। अब डिग्री में, डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले तो एक बात याद करें, डिग्री का मतलब क्या है। अच्छा एक बात है, डिग्री निकालनी है तो पहले मुझे ऑर्डर देखना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें दिया हुआ है 1 + dy/dx⁻², और इसकी होल पावर दी हुई है 3, इज इक्वल टू d2y/dx², d2y/dx², उसकी पावर है 2। ठीक है, अब एक बार जरा देखें, हमारा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है यहाँ पर ऑर्डर क्या है हमारा, क्या ऑर्डर हमारा 2 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा dy/dx है, यहाँ d2y/dx है। ठीक है, d2y/dx का मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन में इसने पूछा नहीं है, इसने हमसे पूछा नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर मेरा क्या माना जाना चाहिए, इसके बेसिस पे मुझे पता लग गया कि मेरा ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 आ गया। अगर 2 है तो उसकी हाईएस्ट पावर, यानी उसी की पावर देख लेते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री भी इस केस में 2 हो जाएगी, इसकी वजह से डिग्री की भी 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर तो बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी आ गया। आंसर इसका 2 है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा यहाँ ना एक चीज और मैं आपसे नॉलेज के लिए बात करता हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 + d2y/dx² की होल पावर 5, ठीक है, प्लस d3y/dx² और इसकी पावर 1 है, और इज इक्वल टू मैं कहता हूँ dy/dx, इज इक्वल टू कहता हूँ dy/dx। ठीक है। अब अगर इस केस में पूछा जाए तो पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखो क्या है। ठीक है, पहले देखो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, देखो जरा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारा। यहाँ पर ऑर्डर है 2, यहाँ पर ऑर्डर है 3 और यहाँ पर ऑर्डर है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर हो गया इस केस में 3। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारा हो गया 3, तो इसका मतलब ऑर्डर हो गया हमारा क्वेश्चन में 3। कलर चेंज करते हैं। ऑर्डर हो गया 3, और अगर ऑर्डर 3 हो गया तो उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका अंदर डिग्री हो गई हमारी 1। ठीक है, ये याद रखना, नॉलेज के लिए बताया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था वैसे, इसमें कुछ खास था नहीं पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर, ये दिए हुए। लेट z इक्वल टू ए दिस, द कंडीशन ऑन p and q so that the minimum of z occurs at 3 0 and 1 1 is अब देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में अजीब सा लग रहा है। देखो कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए इसने मुझे। ठीक है, क्या दिया हुआ है मुझे, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन ने मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे दिया, क्वेश्चन ने मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे दिया। जैसे कॉर्नर पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 3 1 1 और 3 0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू bx px प्लस qy। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, हमारा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, भाई क्वेश्चन कह रहे हैं ना, सो दैट मिनिमम अकर्स एट 2 पॉइंट्स, हमारा मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पर अकर करती है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ z एट एट 3 0 और एट 1 1, ये दोनों बताओ, एट 3 0 और एट 1 1। 3 0 का मतलब क्या है, 3 0 का मतलब है x की वैल्यू 3, इसका मतलब p इंटू 3, और y की वैल्यू 0 यानी q इंटू 0। p 1 1 का मतलब है x की वैल्यू 1,
और y की वैल्यू 1 यानी ये, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला कितना आ गया 3p और ये कितना आ गया p प्लस क्यू। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन मिनिमम एट बोथ पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम एट बोथ पॉइंट्स, इज मिनिमम एट बोथ पॉइंट्स, तो इसका मतलब देयर शुड बी सेम वैल्यू एट बोथ द पॉइंट्स, सेम वैल्यूज होनी चाहिए। सेम वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये जो हमने निकाला है ना 3p, ये 3p शुड बी इक्वल टू p प्लस क्यू, यानी 2p इक्वल टू q, तो p इक्वल टू क्या होना चाहिए q/2। तो एक रिलेशन पता लग गया और हमारा आंसर आ गया बी पॉइंट। तो आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। पहले तो यहीं पर एक बात समझिए बच्चों कि अगर रोम्बस है तो रोम्बस का मतलब क्या होता है। रोम्बस की क्या एक खास प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि जैसे ये जो फिगर बनी हुई है इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा डिस्टेंस क्या होगा, तो ई ए का जो डिस्टेंस है, ई ए का जो डिस्टेंस है वो ई सी के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसी तरह ई ए का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे माइनस ई सी लिख सकते हैं क्या, बोलो। ई ए और ई सी, ध्यान से देखिएगा, ई ए इक्वल टू ए सी है या नहीं, ई सी है या नहीं है। मैंने दो चीजें लिखी हैं, दोनों में से बताओ कौन सी गलत है कौन सी सही है। एक सही है एक गलत है। मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछता हूँ, मैं थोड़ा बदल के पूछता हूँ अब। मैं आपसे कहता हूँ ये डायगोनल ना बाइसेक्ट करते हैं हमारे। ठीक है, ये लिखा हुआ ही है मैंने, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये सारी मैग्नीट्यूड सेम है ना। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी। अब समझ में आ रहा होगा। ई ए का यानी इसका, ई ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ई सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ई ए जो है वो ई सी के बराबर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बस ये बता दो। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ध्यान से देखो डायरेक्शन अलग है। तो इसलिए अगर मुझे ई ए को ई सी के बराबर रखना है तो मुझे कहना चाहिए ई ए इज इक्वल टू माइनस ई सी, वैक्टर के फॉर्म में अगर हम करें। ठीक है, इसका मतलब अब समझ में आ गई बात। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर प्लस ई सी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, ये निकालना है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो है ई ए और ई सी, ई ए और ई सी, इसको हम एक दूसरे के नेगेटिव में लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो ई बी और ई डी है इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या कहना चाहिए, इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, क्योंकि ई ए प्लस ई सी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो है, इसी तरह ई बी वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा जीरो वैक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन आ गया ए। तो फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर एन द वैल्यू ऑफ माइनस पाई से पाई ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n+1 एक्स डी एक्स, ये क्या होगी? सोचिए जरा इसको कैसे निकालना चाहिए। ये हमारा किस चीज का क्वेश्चन है, ये हमारा किस चीज का क्वेश्चन है, ये हमारा इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों यहाँ ना एक प्रॉपर्टी है, देखो एक प्रॉपर्टी है उसे याद रखना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि माइनस ए से ए,
माइनस ए से ए, एक फंक्शन मुझे गिवन है, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। तो ये फंक्शन मेरा या तो इवन होगा या ऑड होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। इवन कब होगा? इवन कब होगा? इवन तब होगा जब मैं आपसे कहता हूं कि f माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और ऑड कब होगा? जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहां पर अगर ये फंक्शन मेरा ऑड होता है तो उस केस में डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि ऑड फंक्शन होगा तो उसकी डेरिवेटिव वैल्यू 0 होगी। तो जरा इस केस में चेक करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एफ एक्स दिया हुआ है e की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब 2n+1, 2n+1 इंटू एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं माइनस एक्स निकालूंगा तो क्या करूंगा? एफ माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? एफ माइनस एक्स होगा ई टू द पावर कॉस स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ होगा साइन क्यूब 2n+1, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स हो जाएगा एक्स की बजाय, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो कॉस माइनस एक्स, कॉस का एंगल अगर माइनस एक्स है तो ये इज इक्वल टू कॉस एक्स है ना, होता है ना। तो इसका मतलब ये तो ई की पावर कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और ये साइन क्यूब 2n+1 इंटू एक्स, ये वाला एक्स बाहर आ गया, तो अल्टीमेटली ये माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे ये माइनस एफ एक्स के बराबर हुआ तो मुझे समझ में आता है कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इफ इज एन ऑड फंक्शन, ये मेरा ऑड फंक्शन, ठीक है। और अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब इस केस में आंसर आ गया ऑप्शन बी, जो कि 0 वैल्यू। आंसर आ गया ऑप्शन बी, 0 वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है कि भाई एक नंबर में आएगा तो ऐसे ही पूछेगा ना वो आपसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक खास बात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी ये जो हमारा डायगोनल है, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 है। पहली बात तो ये नोट कर, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 है। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 है, और प्रिंसिपल वैल्यू की 0 है, और यहां पर अगर हम देखें तो ये 2x-1 है, और ये 1-2x है, यानी साइन का फर्क है। ये √x है, ये -√x है, ये -2 है और ये है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया? इसका मतलब ये है कि बाय इंस्पेक्शन इट इज क्लियर, बाय इंस्पेक्शन इट इज क्लियर दैट A is a skew symmetric matrix. A is a skew symmetric matrix. क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर ना एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? रूल है, ठीक है। क्या रूल है? एवरी स्क्यू सिमेट्रिक, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? ऑड ऑर्डर, हैज the value of determinant, has the value of determinant इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? ये 3x3 का है, ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर है ना। तो क्योंकि पहली बात स्क्यू है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑड है, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर लिखेंगे कि आंसर है मेरा ऑप्शन बी। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है एक नंबर के हिसाब से। देखो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रेंट टू द एलपीपी। इसका मतलब
चार आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको देखना है कि ये कौन सा कंस्ट्रेंट गलत है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहले वाली को देखो। तो देखिए x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लाइन 1 कह देता हूँ, इसको सेकंड कह देता हूँ, इसको थर्ड कहता हूँ, इसको फोर्थ कहता हूँ। ठीक है, अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 का मतलब ये वाली लाइन, 2y का मतलब है इक्वल टू 10, ये दूसरी लाइन ये वाली है। तीसरी x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका अंदर ये तीसरी लाइन है। ठीक है, और x माइनस वाई लेस देन 1, ये चौथी लाइन है। थर्ड और फोर्थ यही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ में आ रहा है कि हमारा एक इक्वेशन अगर गलत है ना, तो थर्ड और फोर्थ में से होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ की दो इक्वेशन दे दी ना, जबकि लाइनें तीन है। कोई बात नहीं, मैं आप पहले देखता हूँ। पहले हम फर्स्ट लाइन को देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 से ज्यादा। मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन 1 है, ये वाली लाइन ये है। ठीक है, इस लाइन में, ये वाली लाइन में, हटा देंगे इसे बाद में, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर अगर हम देखें, शेडेड एरिया कौन सा है? ऊपर वाला है। तो इसके ऊपर क्या है? कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया। मैं सपोज ले लेता हूं इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट कौन सा लो बताओ? जैसे 1 0 है ना, तो मैं अगर 1 1 लेता हूं तो वो कहाँ आएगा? अगर मैं x की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ और y की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ, तो इसी रेंज में आएगा ना। तो 1 + 3, 1 + 3 इक्वल टू 4। क्या 4 2 से ज्यादा है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ठीक है, ये वाली लाइन तो ठीक है। इसका मतलब इस लाइन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये जो फालतू मैंने लिखा है ना, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और ये जो लाइन थी इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना चाहिए बच्चों? अब हमें दोबारा देखना है कि क्या सेकंड लाइन मेरी ठीक है? x + 2y < 10, सेकंड वी वाली है। तो आप देखो ना, ये नीचे ही तो पूछ रहा है, ये शेडेड एरिया नीचे ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये भी ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है, x - y। अब देखो ये कौन सी है? ये थर्ड ही वाली है। मुझे ना पहले तो एक पॉइंट ढूंढ लेना चाहिए, मुझे एक पॉइंट ढूंढना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, x - y ग्रेटर देन 1, यानी x में से y लेस किया तो एक से ज्यादा आएगा या एक से कम आएगा, इसको देखना चाहते हैं। तो क्या मैं 0 0 को देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ, क्योंकि 0 0 मेरा इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैं 0 0 पे चेक करता हूँ, 0 - 0 ग्रेटर देन 1 या 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ग्रेटर देन तो नहीं है, जबकि ये ठीक है। तो इसका अंदर ये ऑप्शन सी जो है ना, ये भी ठीक है। ये गलत है, क्योंकि इसने मेरे से पूछा नॉट ए कांस्टेंट, नॉट ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए? हमारा आंसर ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगी हमारी कौन सी? सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैसे तो ना, वैसे सुनो एक बात और है, कि क्योंकि 0 0 आउटसाइड द रेंज है, तो आप 0 0 से सभी इक्वेशन को चेक कर सकते हो। आप समझे मेरी बात? 0 0 से सभी को चेक कर सकते हो। जैसे पहला है 0 + 0 ग्रेटर देन 2। ठीक है, दूसरा क्या है? 0 + 0 लेस देन 10। तीसरा क्या है? 0 - 0 ग्रेटर देन 1, और 0 - 0 लेस देन 1। मैंने 0 0 करके, मैं दोबारा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहले बताओ, ग्रेटर देन 1 है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं है? बोलो। हाँ जी। अच्छा, दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो इसको छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही देख लो। वैसे कॉमन ना भी लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, 0 + 0 हमने कौन सा लिया है? आप या तो बाहर का रीजन ले लो या अंदर का रीजन ले लो, एक ही बात है। चलो समझ में आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहां है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो पहले इस क्वेश्चन नंबर 12 को। इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ लिया आपने लोग ने? इसमें दिया हुआ क्या है? इसमें ना, है तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन का, लेकिन खाली प्रोजेक्शन क्या नहीं है, क्योंकि इसने वेक्टर फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक बार एक चीज रिवाइज करते हैं, एक चीज रिवाइज करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ, अगर मैं आपसे कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन
अदर वेक्टर बी, ऑन अदर वेक्टर बी, ये कैसे निकालते हैं? पहले तो समझिए कि अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, यानी बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं, पहले से ही दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिए हुए हैं। दोनों वेक्टर का अगर हम देखें तो क्या हम दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला काम मैं क्या करता हूँ, पहला काम मैं करता हूँ, मैं प्रोजेक्शन निकालता हूँ। ठीक है। यानी मैं पहले निकालता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। कौन सा बी? जिसके ऊपर हमारी प्रोजेक्शन पड़ रही है। तो ये आ जाएगा 4 × 0 प्लस 6 × 3 प्लस 0 × 4। ठीक है। ये जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं ना, जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप 6j कैप, तो इसको मैं लिख लेता हूँ प्लस 0k कैप। और इसी तरह वेक्टर बी के देखें तो आई कैप दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मतलब 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इससे ना मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि जब डॉट निकालते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो गए। तो खैर, तो 4 × 0, 6 × 3 और 0 × 4, ये तो आ गया मेरा डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, और नीचे मैग्नीट्यूड लेना है बी का, बी वाला नीचे वाला, तो यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। इसको सॉल्व किया तो क्या है, तो 0 0 हो गए, 6 3 = 18, और नीचे आ गया 9 + 16 यानी 25। 25 का मतलब 5, तो 18/5 मेरा आ गया प्रोजेक्शन। ठीक है। अब ये जो आई है मेरी, ये रियल वैल्यू आई है। क्वेश्चन ने मेरे से रियल वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है, क्वेश्चन ने मेरे से पूछा है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो डायरेक्शन निकाल लो। तो डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन वो भी वही होगी जो बी की होगी। और बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी कैप। और बी कैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है। वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैंने वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। वेक्टर बी क्या है मेरा, वेक्टर बी है 3j प्लस 4k, क्योंकि आई कैप हमारा 0 है, डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया मेरा डायरेक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो एक नंबर का लायक था नहीं है। अब इसने पूछा है मेरे से वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। तो देखो इस क्वेश्चन में ना कायदे में उसे हमें हमसे पूछना चाहिए था खाली प्रोजेक्शन, लेकिन इसने वेक्टर कंपोनेंट पूछा है। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, सोचो। वेक्टर कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड हमें कहां से पता लगा, मैग्नीट्यूड पता लग गया 18/5। और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन 5। तो अल्टीमेटली ये आ गया 18/25। 0i कैप नहीं लिखते, चलो 3j कैप और 4k कैप। सही है बच्चों। तो ये अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर क्वेश्चन में मुझे इस तरह से वेक्टर कंपोनेंट कहता है तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी कोई अनजानी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टी मेरी एनसीईआरटी में दी हुई है। क्या है प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना नहीं होगा ये क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ये है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, यहां मेरा प्रॉपर्टी में ए है जबकि क्वेश्चन में 2a है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ 2a लिख देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2a की पावर n-1, यानी 2a की पावर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो है हमारा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 3 है, तो यानी 3 - 1।
ये हो गया 2a की पावर 2, 2a की पावर 2। ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे, गर्व ध्यान देना, अगर 2a की पावर, डिटर्मिनेंट की पावर 2 है, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्केलर क्वांटिटी को डिटर्मिनेंट से बाहर लेना चाहता हूं, तो पावर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? इफ आई वांट टू टेक स्केलर क्वांटिटी आउट ऑफ डिटर्मिनेंट, देन इट्स पावर विल बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब जैसे अगर मैं इस 2 को बाहर लेना चाहता हूं, 2 को बाहर लेना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लिखना पड़ेगा 2 की पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या? 3, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट है, इंटू डिटर्मिनेंट है, और इसकी टोटल पावर तो 2 है ही हमारी। ठीक है, अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? -2। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 8, अल्टीमेटली 8 इंटू -2, 8 इंटू -2। अच्छा, 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 लिखा था ना, तो एक तरह से 2 की पावर 4 हो गई ना ये बच्चों, 2 की पावर 4 की पावर 3 2 हो गई, तो यानी 2 की पावर 8 हो गई। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 2 की पावर 8। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हाँ ठीक बात है, ये प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और हमें आनी चाहिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन वो फुट है, अरे यार ये तो इतने सारे क्वेश्चंस करे थे ना इसके हमने कि ये तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी चलो कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है प्रॉब्लम, एक मैथ्स की प्रॉब्लम 3 बच्चों को दे दी और चांसेस ऑफ सॉल्विंग दिए हुए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ चांसेस ऑफ सॉल्विंग दिए हुए हैं, तो वो पूछ रहा है इफ द इवेंट ऑफ देयर सॉल्विंग ए क्वेश्चन आर इंडिपेंडेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम में बी सॉल्व, प्रॉब्लम में बी सॉल्व, कौन कौन सॉल्व कर सकता है? बाय एनी वन, या तो कोई एक करे, एनी टू, दो करे, या ऑल थ्री, 3 केसेस हो गए। इसका मतलब प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? इसी बात को मैं अगर दोबारा लिखना चाहूं इन द फॉर्म ऑफ एटलीस्ट, तो बताओ मैं क्या लिखना चाहूंगा? तो मुझे लिखना चाहिए कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ, इफ एटलीस्ट वन, अब देखो एटलीस्ट के साथ वन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब यहां पर मेरा जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सारे सैंपल स्पेस को कवर करता है, एक को छोड़कर। बताओ वो कौन सा नहीं लेना? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बताओ वो कौन सा नहीं लेना? वो ये नहीं लेना जब ना तो ए सॉल्व करे, ना बी सॉल्व करे, और ना ही सी सॉल्व करे। ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे यार क्लास में, जब ना ए करे, ना बी करे, ना सॉल्व बी सी करे। अच्छा, ए के करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, तो ना करने की 1 - 1/2, इसी तरह 1 - 1/3, और इसी तरह 1 - 1/4। तो ये आ गया 1 - 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 हो गया, तो ये आ गया 1 - 1/4। तो आंसर आ जाएगा 3/4। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। तो यानी आंसर आ गया 3/4, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मुझे लगता है इस बार ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व का हो या टारगेटिंग, हिट को टारगेट करने का हो, कैसा भी हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, एक तो कुछ लोग कहते हैं इसे ट्रिक से करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है वो ट्रिक वाला तरीका बहुत ज्यादा लेंदी है, ये नॉर्मल तरीके से किया जाए तो जल्दी हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है y dx, ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ?
अगर मैं आपसे कहता हूं कि y dx इक्वल टू दिया हुआ है, तो याद करो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को करते थे तो कैसे करते थे। तो मैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ले लेता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। ठीक, इसको लिख सकते हैं dx अपॉन x इज इक्वल टू dx अपॉन x इक्वल टू क्या आना चाहिए, dy अपॉन y, dy अपॉन y। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला क्वेश्चन हो गया ना ये तो सीधा। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अब मैं कहता हूँ इंटीग्रेट किया दोनों तरफ से, तो dy बाय y और ये आ गया dx अपॉन x। dy अपॉन y का क्या हो गया, log y, और ये हो गया log x। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये सारा ही log में चल रहा है तो हम एक काम करेंगे, c की बजाय log c लिख लेते हैं। तो इसका मतलब log y इक्वल टू log cx। cx क्यों आ गया या xc क्यों आ गया, क्योंकि हमने देखा था कि log m प्लस n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, log mn इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस n। तो ये m प्लस n है तो मैंने इसे cx कर दिया। ठीक है, तो अब एंटी लॉग ले लिया तो y इक्वल टू आ गया cx। y इक्वल टू सी एक्स का मतलब y इक्वल टू एक्स सी, एक ही बात है। तो यानी ऑप्शन क्या आई देखो जरा, y इक्वल टू एक्स सी, तो ऑप्शन सी ऑप्शन आ गया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। इसका आंसर आ गया बच्चों ऑप्शन सी। ठीक है जी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब वैसे तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, सोचिए जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने। भाई क्रॉस प्रोडक्ट से थोड़ा ना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से तो हमारा नॉर्मल वेक्टर आता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है। तो अच्छा देखो जरा, अब मुझे वेक्टर ए दिया हुआ है 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है मुझे 3 i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस k कैप। अब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इनकी जो डायरेक्शन रेशोज हैं उनका प्रोडक्ट करके सम कर दो कॉरस्पॉन्डिंग को। तो 2 × 3 प्लस -1 इंटू लेमडा प्लस 2 × 1, यह आ गया 3 × 2 = 6 माइनस लेमडा प्लस 2, यानी अल्टीमेटली आ गया 8 माइनस लेमडा, 8 माइनस लेमडा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0 बच्चों। तो 8 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 8। बहुत आसान क्वेश्चन था। लेमडा की वैल्यू 8 का मतलब है कि ऑप्शन आ गया हमारा डी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मैं नॉलेज के लिए एक बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहता कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, एक ऐसा वेक्टर बताओ, यानी मैं आपसे कहता फाइंड आउट अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, इफ ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ये क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हम सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारा तरीका क्या होता है, ऐसे केस में जो नॉर्मल वेक्टर आता है वो आता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, ये तो फिक्स है, और ये तो फिक्स है। ठीक है, और यहाँ क्या आएंगी, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी a1 b1 c1 फर्स्ट वेक्टर के, a2 b2 c2 दूसरे वेक्टर। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो वेक्टर की फॉर्म में आएगा, मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। ठीक है, तो बाई चांस अगर क्वेश्चन में एक ऐसा वेक्टर निकालना हो जो परपेंडिकुलर है दोनों पर, तो उसको करने का तरीका यही। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन रह गए बस हमारे।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 17 देखिए। 17 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट पूछ रहा है जहां पे डिफरेंशियल है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मुझे जो दिया हुआ है वो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले तो मॉडुलस फंक्शन का मोड हटाना चाहिए। मोड हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो सकता है या x माइनस एक्स हो सकता है। x प्लस एक्स कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और माइनस का मतलब है, माइनस एक्स का मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो पहली बात तो ये है कि इसको मैं आगे अगर देखूं तो मैं क्या इसको किसी और फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आसान हो गया मेरा। आसान क्या हो गया देखो ध्यान से। आसान हो गया क्योंकि अब मैं इसे लिखूंगा 2x और ये हो गया 0। ये 2x कब होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कब होगा? व्हेन x इज लेस देन 0। बात खत्म। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, f डैश x क्या है? मेरे f डैश x क्या है? f डैश x 2 भी हो सकता है और यहाँ पे 0 होगा। 2 कब होगा? 2 तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0। और कम कम कब होगा? 0 कब होगा? जब लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरी, ये 0 है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्विवेलेंट है? नहीं है, क्योंकि एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, तो नॉट इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो इसका मेरा ऑप्शन आ जाएगा, मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? अब बताओ ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन सी, नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि इसने पूछा था डिफरेंशिएबल कब है, तो मेरा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। भाई 0 पे नहीं है ना, तो 0 के अलावा बाकी सब डिफरेंशिएबल है। आप देखो ये मेरी लाइन है, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0, लेकिन मैं 0 को कंसीडर नहीं करूंगा। और यहाँ पर 0 से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी 0 को एक्सक्लूड करना है। ठीक है। याद करो जब मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये इंक्लूडिंग होती है, इंक्लूड करता है ये इंटरवल। और जब मैं ऐसे बनाता हूँ तो ये एक्सक्लूड करता है, तो इसमें मुझे 0 का एक्सक्लूड करना है। अच्छा, आउटर लिमिट तो कभी भी इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहे तो वो गलत लिख रहा है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो लिमिट इंक्लूड होती ही नहीं है। ठीक है। तो खैर इसके इसमें आंसर आ गया हमारा सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं लाइन के। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा पॉइंट रिवाइज करना पड़ेगा पहले। आप याद करो, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे? मैंने आपको बताया था कि किसी के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ना वेक्टर के, तो कैसे निकालोगे? जैसे अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए दिया हुआ है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये 3 वैल्यूज गिवन है। ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। समझ गए ना? इसका मतलब पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं। यूनिट वेक्टर निकालकर मेरा ऐसे आ जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर के ये जो 3 चीजें होती हैं, इन्हीं को हम कॉरस्पॉन्डिंगली एल एम और एन यानी डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिएगा, अच्छा एक बात और है, डायरेक्शन कोसाइंस की क्या एक खास फीचर है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको एक तरह से रिवाइज कराया कि डायरेक्शन कोसाइंस में हम करते क्या थे। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे वेक्टर ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ है, नहीं दिया, वेक्टर सी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अरे भाई मुझे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट दिए हुए हैं ना। तो अगर मेरे डायरेक्शन कोसाइन 1/c है तो मुझे कहना चाहिए कि 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। यानी 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1/c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। 3/c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो c स्क्वायर शुड बी इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो c की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट 3। बस यही पूछा था। तो ये छोटी सी बात है ना, ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है? ये क्वेश्चन बेस्ड है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं उनके स्क्वायर का सम जो है वो 1 होता है। ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अच्छा इस केस में आंसर क्या आ गया? इस केस में आंसर आ गया हमारा ऑप्शन
ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, अच्छा अब एक बात लॉजिक और देख लेते हैं, फिर ये आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस यानी डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का टोटल ले लूं तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा काम खत्म हुआ। ये इस बार के 24 के हमने क्वेश्चन पेपर कर लिए। ठीक है, अब जैसा सुजल ने कहा था वैसे ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ जिसके अंदर हम केस स्टडीज की बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक बाय बाय।